नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है, तो आप रोजाना मेरे साथ में 12:30 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी का आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और इस प्रैक्टिस सेट में आपका जो नंबर चल रहा है वो आपका 52 चल रहा है। यानी इससे पहले मैं 51 क्लास दे चुका हूं। अगर आपने यूपीएसआई को पढ़ना है, अगर आप यूपीएसआई की बहुत अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहां से हमें पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा यहां कितने अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सारा कुछ अगर एक जगह पे चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। और यहां पे 51 क्लास में करा चुका हूं, तो आप भाई प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपने ये क्लास मेरे साथ में शुरू से जोड़ी है या शुरू से आप देख रहे हैं, तो आपका इंप्रूवमेंट हुआ होगा। आप खुद देख पा रहे होंगे कि हाँ, मैंने शुरुआत में जितना क्वेश्चन किए थे, आज मुझे उससे ज्यादा क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पे सीखना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। भाई आपको ये भी बता दूं कि यहां केवल आपकी क्लास केवल जीके जीएस की नहीं होती, आपके यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस भी होती हैं। आप 11:30 बजे मैथ्स की क्लास में भी जुड़ सकते हैं, आप 12:30 बजे मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं, और फिर शाम को 9 बजे आप हिंदी की क्लास भी ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी क्लास मिल रही हैं, आप यहाँ पे सभी क्लासेस में जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी रैंक देख सकते हैं कि मैं कहां पर हूं, और आप यहां पर यही भी जान पाएंगे कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं और मैंने क्या नया सीखा है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और बाकी जो साथी जुड़ते जा रहे हैं, स्माइल गर्ल हैं, रॉयल पंडित हैं, भाई बिल्कुल आप जुड़ चुके हो तो शेयर भी कर दीजिए ना। और शेयर करने के बाद में आप यहां पे स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को, और पढ़ाई करते करते चीजें आपके मतलब की हैं, आपको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नोट करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है, आप उसे नोट करिएगा, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए एक नोट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, क्लास पढ़ना नहीं है, क्लास के नोट्स भी आपको साथ साथ बनाने हैं। दूसरा, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप जब यहां पे पढ़ने आते हैं, तो जब भी आप मेरे साथ में जुड़ें, नोट्स के साथ साथ यहां कमेंट में भी आंसर देने की कोशिश किया करें, जिससे मुझे आइडिया लगता रहे कि आपने कुछ सीखा है। हो सकता है आपके कोई डाउट हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। और आपने अगर आंसर दे दिया है, गलत हो जाएगा तो मैं सही बताऊंगा ही, तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपका सही हुआ है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। तो आपके लिए ही फायदा है, इसलिए कमेंट्स में भी जुड़ने की कोशिश करिएगा। बाकी आपको पता है, हमारे द्वारा एक बैच भी लॉन्च किया गया, और उस बैच का नाम क्या है, चाणक्य 2.0। और इससे पहले हमारा जो बैच था, जिसका नाम था चाणक्य बैच, इस चाणक्य बैच की सफलता के बाद में इसमें सीटें फुल हो गई, और सीटें फुल होने के बाद में हमने यहाँ पे दूसरा बैच लॉन्च किया, चाणक्य 2.0 बैच। नया बैच है, और खास क्या है, इस बैच की कीमत जो है वो आपके मुताबिक रखी गई है, मात्र 99 रुपए। 99 रुपए में ऐसा बैच जो आपको पूरी तरह तैयारी कराता है, 99 रुपए में ऐसा बैच जो आपके पूरे सिलेबस को कवर कराता है, 99 रुपए में ऐसा बैच जहां पे सारे टीचर आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ाते हैं। तो भाई कहां मिलेगा ऐसा बैच? ये मिलेगा आपको बाई एससी एप्लीकेशन पे। तो जाइए, बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करने के बाद एक बैच खरीदिए, जो आपको वास्तव में यूपीएसआई की तैयारी कराता है, जो वास्तव में आपको 2 स्टार लाने की काबिलियत रखता है, वास्तव में ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराता है जो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहते हैं। तो भाई पढ़ लीजिए। और पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बाई एस एप्लीकेशन पे। तो बाई एस ऐप पे जाकर ये कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको मैं बता दूं क्या है, आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना है, आंसर देने हैं, कमेंट में जुड़ना है। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि क्लास कैसी लगी है, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि सर मैंने यहाँ पे कितना सीखा है, और ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कितने आपके क्वेश्चंस गलत रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कहता है, उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। मतलब क्या है इसका? आपसे बोलूं, गांव की सरकार कौन सी होती है? कौन सा निकाय है जिसमें गांव का हर वोटर शामिल होता है? तब आप क्या कहेंगे? सर हमारे यहाँ पे ना गांव की सरकार की बात करेंगे, तो गांव की सरकार जो होती है सर, वो पंचायत होती है।
क्या होती है? पंचायत होती है। और यहां पे जो वोट प्रदान करते हैं इस पंचायत को बनाने के लिए, उसे सर ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे ना ग्राम सभा कहते हैं। मतलब यहां का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और चुने जाएंगे तो वो पंचायत के सदस्य बनेंगे। लेकिन चुनने वाला कौन है? तो इनको चुनने वाला यहां पे गांव का हर वो भागीदार है जो यहां वोट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि ग्राम सभा इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ग्राम सभा के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि यहां हर वोटर जो है वो सीधी भागीदारी के साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुन सकता है। और ये बात हमारे पास में कब आई थी? तो हमारे लिए यहां संविधान संशोधन होता है, और वो संविधान संशोधन कब होता है? वो होता है आपका 1992 में। और कौन से नंबर का होता है? तो कहेंगे सर 73, 73वां संशोधन, जिसमें हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बताइए, रॉयल पंडित ने आंसर दे दिया ग्राम पंचायत। प्रिंस का आंसर गलत है बेटा, गलत आंसर दिया है आपने। बाकी के और लोग भी आंसर देने की कोशिश करो। ये आंसर आपका यहां पे ग्राम सभा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे क्या कहता है कि भारत में जनहित याचिका के अग्रणी किसे माना जाता है? अब आप कहेंगे जनहित याचिका के अग्रणी का मतलब क्या है? यहां पे बात आ रही है कि जनहित याचिका को लाने वाला कौन है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर ये PIL जो है ये आपके लिए कब आती है। तो आप कहेंगे सर PIL जो है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाता है। इसे हम जनहित याचिका के रूप में जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है वो सर 1980 में होती है। ठीक है, 1980 में शुरुआत होगी, लेकिन शुरुआत करने वाला भी तो कोई होगा। तो आप कहेंगे कि PIL को अप्रूवल किसने दिया था? तो अप्रूवल दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहां पे PIL जारी की जाती है, PIL को अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यहां पे कौन होंगे? जस्टिस होंगे। यहां पे कौन होंगे? जज होंगे। और जज ने यहां पे क्या दिया था? उन जज ने यहां पे डिसीजन दिया था और यहां पे अप्रूवल दिया था। वो जज कौन से होंगे? तो आपके सामने लिखे हैं ऑप्शन नंबर, यानी ये वाला बी वाला, जस्टिस BR कृष्णा अय्यर और PN भगवती। ये जो हैं आपके दोनों ही लोग थे, दोनों ही जज थे, जिन्होंने सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए PIL को अप्रूव किया था। और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में यहाँ पे ए जो है वो गलत हो जाएगा। आप सभी जानते हैं अमर्त्य सेन कौन है। तो यहाँ पे दोनों ने PIL को गरीब लोगों का, वंचित लोगों तक, शोषित वर्गों तक न्याय पहुंचाने का एक रास्ता तय किया था। यहां पे एक रास्ता दिखाया था कि आप लोग भी यहां पे क्या कर सकते हैं? याचिका डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आया आंसर? राधे राधे भाई, सैड बॉय भाई। सैड बॉय क्यों हो? इतना भी सैड रहने की जरूरत नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं। और कोई अगर किसी और के लिए सैड हो तो भाई एग्जाम क्वालिफाई कर लो, सैड नहीं रहोगे फिर, कोई ना कोई मिल ही जाएगा फिर। सी आंसर बताया है। ठीक है ठीक है, सबके आंसर आ चुके हैं। स्माइल आंसर दिया है। स्माइल आंसर किसने आंसर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3rd। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत रही है, और दिल्ली सल्तनत में कौन रहते थे? सुल्तान रहते थे। अब आपसे पूछा यहाँ पे क्या जा रहा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इब्न बतूता का उसकी बेहता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी, जिन्हें न्यायाधीश के रूप में माना जाता है, उस रूप में नियुक्त किया था। तो आप यहां पे क्या बता रहे हैं सर? इब्न बतूता का उसकी बेहता के लिए, यानी इब्न बतूता कौन था? तो आप कहेंगे सर इब्न बतूता ना एक यात्री था। ये क्या था? एक यात्री था। और ये कहां से आया था सर? मोरक्को से आया था। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इब्न बतूता मोरक्कन यात्री था। ठीक है, पता चल गया। एक मोरक्कन यात्री आता कब है? तो आप बताएंगे सर ये 1333 के आसपास आता है। तो 1333 ईस्वी में ये कहां आता है? भारत आता है, एक यात्री के रूप में आता है। आ गया फिर। लेकिन इसके ना नॉलेज बहुत थी, इसको स्कॉलरशिप के रूप में कह सकते हैं। इसके अंदर अरेबिक नॉलेज बहुत थी, और यहाँ पे कह सकते हो कि इसको ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज थी। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इतनी सारी नॉलेज है तो क्यों ना इसे यहाँ पे कुछ ना कुछ बना दिया जाए। तो उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक।
कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सर कैसे कह सकते हो भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं 1325 से क्या करते हैं? शासन करते हैं, और 1325 से 1351 तक शासन करते हैं। 1325 से 1351 तक शासन करते हैं, और आप देख पा रहे हो ये 1333 में आया है। और अगर 1333 में आया है, इसका मतलब इसमें कौन होंगे? मोहम्मद बिन तुगलक होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां याद रखना, इन्होंने इसे जज के रूप में नियुक्त किया था, इन्होंने इसे काजी के रूप में नियुक्त किया था, और इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी इब्न बतूता ने, जिसका नाम था रिहला। उस रिहला नामक बुक में अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया है इन्होंने, अपने यहाँ पे काजी बनने तक का सफर इन्होंने इसमें लिखा है, जिसका नाम है रिहला, जो कि आपके एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि इब्न बतूता के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो क्या आंसर बताया है? हाँ जी, रेहला पुस्तक थी। रोहिल पंडित बहुत बड़ा सही आंसर दिया है। अमित पाल का भी आंसर आ चुका है, सैड बॉय का भी। जी का आंसर है एमबीटी। एमबीटी, अच्छा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जैसे यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन का नाम भी क्या है? शॉर्ट फॉर्म में YSC। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? आपको पता है कि भारतीय रेलवे का बजट कब और क्यों अलग किया गया था, और फिर इसे 2017 में मर्ज कर दिया गया? आपको एक बात मालूम है कि एक बार 1921 का टाइम था। कौन सा टाइम था सर? 1921 का टाइम था। 1921 में बजट में रेलवे बजट शामिल किया गया, यानी 1921 के टाइम में जो बजट होता था उसमें ना रेलवे बजट को भी शामिल कर लिया गया था। यानी सामान्य बजट के साथ में यहां पे रेलवे को भी ऐड कर लिया गया था, रेलवे का बजट भी ऐड कर लिया गया था 1921 में। अब जब कर लिया तो होता क्या है? 1921 में यहां पे एक कमेटी बैठती है, एक कमीशन आता है, जिसे कहते हैं एक वर्थ कमीशन। कौन सा कमीशन आता है? एक वर्थ कमीशन आता है, और ये अपनी सिफारिश क्या देता है? ये सिफारिश देता है कि रेलवे बजट को ना सेपरेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ये अलग करने की सिफारिश करता है, और 1921 के बाद में अलग कर दिया जाता है। 1921 के बाद क्या होता है? सामान्य बजट अलग और रेलवे बजट को सेपरेट करने की सिफारिश करता है एक वर्थ कमीशन। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि आपका पहला बजट 1924 में आता है रेलवे का। तो आप कहेंगे रेलवे का पहला बजट सेपरेट होने के बाद कब आया? तो रेलवे का पहला बजट सेपरेट होने के बाद आता है 1924 में। और जैसे ही आपने देखा 1924 के टाइम में हम रेलवे का बजट अलग देखते हैं और सामान्य बजट को अलग देखते हैं, लेकिन सर 2017 से हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के बाद में इसको यूनिफाइड कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका यहाँ पे एक और आंसर हो जाएगा कि 2017 का टाइम आया ना, 2017 में दोनों को फिर मर्ज कर दिया गया। इसके बाद में आप रेलवे बजट को अब अलग से नहीं देखते हैं, सामान्य बजट के साथ में देखते हैं। लेकिन सेपरेशन किसने किया था, यह बात आपसे पूछा जा रहा है, अलग किसने किया था? तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए, एक वर्थ कमीशन ने यहां पे क्या कर दिया था? इसको अलग कर दिया था। किसने बताया? ऑप्शन नंबर ए, रॉयल पंडित ने बता दिया है। इसके अलावा प्रिंस ने सी बताया। भाई प्रिंस, तुम्हारे सारे आंसर गलत आते हैं। प्रिंस थोड़ा सा पढ़ाई कर लो यार, तुम्हारा एक भी आंसर सही नहीं जाता है, एक भी आंसर। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इधर उधर ना ध्यान दे के, इधर उधर ना भटक के थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि कल भी आपने आंसर दिए, आज भी दिए, इससे पहले की क्लास में भी आंसर दे रहे हो, लेकिन आपके आंसर मोस्टली गलत आते हैं। थोड़ा सा फोकस, एक कहते हैं ना, उसे कहते हैं धैर्य के साथ, फोकस के साथ, गोल बना के पढ़ाई करनी चाहिए, तब आपके आंसर सही जाएंगे। ठीक है। जी का नाम भैया जी से ही पूछो, हम क्या बताएं। ये मैंने यहां पे लिख के भी बता दिया है आपका कि इतिहास बन गया रेल बजट। 1924 में शुरू हुई थी रेल बजट को अलग से पेश करने की प्रथा, यानी पहली बार 1924 में पेश किया गया था, और 2016 में सरकार ने रेल का आम बजट का एकीकरण कर दिया। जिसके बाद 2017 का जो बजट था वो कैसे आता है? 2017 का बजट आपका मर्ज होके आता है, यानी 92 साल के बाद हमने मर्जर कर दिया। हमने मर्जर करने के साथ उसे यूनिफाइड कर दिया, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसे यूनिफाइड कर दिया था। और पहले मंत्री जिन्होंने यहां पे क्या किया है, पीयूष गोयल ने आखिरी बार। अच्छा, ऐसे कौन से मंत्री हैं जिन्होंने आखिरी बार रेलवे बजट को यहां पे निकाला था या फिर कहेंगे पेश किया था? तो वो कौन थे? आपके पीयूष गोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ हाँ भैया, 1 फरवरी को पेश किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 1 फरवरी को ही, आपके फरवरी के पहले हफ्ता में ही बजट को पेश किया जाता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपको पता है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष क्या है? और आपके सामने 4 ऑप्शन है सर, घनत्व या फिर दूरी या फिर समय या प्रकाश की तीव्रता। तो आप क्या बताएंगे कि प्रकाश वर्ष इसमें से क्या मीजर करता है? प्रकाश वर्ष यहाँ पे किसका मात्रक है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होने वाला है? आंसर बता दिया है, जी का आंसर आ चुका है, रॉयल पंडित का आंसर आ चुका है, ऋतु कुमारी ने भी आंसर दे दिया है, और इसके साथ भाई साथी जो जुड़ते जा रहे हैं आंसर भी देते जाएं। और यहाँ पे भाई पढ़ाई करने वाले रॉयल ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसने दिया है? ऋतु कुमारी। सी कहां से हो गया गलत आंसर आपका? सैड बॉय का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो मात्रक है प्रकाश वर्ष, समय का मात्रक नहीं है भाई, दूरी का मात्रक है। कैसे कह सकते हो समय का मात्रक? हमने बोला कि यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या है? प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी आपका दूरी का ये मात्रक होता है। तो आपको अगर मैं कहूं सर यहाँ पे ना प्रकाश जो है ना वो कितना चलता है, ये पता है आपको? बिल्कुल बताते हैं भाई। हमारा जो प्रकाश की चाल होती है ना, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि भाई प्रकाश वर्ष होता कितना है, सर ये भी तो पता होना चाहिए। 1 वर्ष में प्रकाश कितना चलेगा? तो आप क्या बताएंगे कि प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है सर 3 × 10⁸। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, निर्वात में है। ये सब जो प्रकाश की चाल है ये निर्वात में है। ये आपकी निर्वात की चाल है, जहां पे कोई भी या कह सकते हो वैक्यूम जो होता है। 3 × 10⁸ आपकी प्रकाश की चाल है। कितना चल रही है? 365 दिन चल रही है, यानी 1 वर्ष तक चलेगी। और 1 वर्ष की बात करते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और इस 24 घंटे में कितनी मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और इसका जब मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे ना तो ये कुछ आएगा 94 के कुछ आसपास। तो ये बन जाता है आपका 9.46। अब यहाँ पे 10 की पावर जो होती है ये बन जाएगी अगर 15, तो ये आंसर है आपका मीटर में। और जब ये पे 10 की पावर हम यहाँ पे 3 कम कर देंगे, यानी 12 कर देंगे, तो ये आंसर बन जाएगा आपका किलोमीटर में। तो कितना होता है एक प्रकाश वर्ष? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आंसर क्या हो गया? राधे राधे दिव्यांशी, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन आंसर तो गलत हो गया सर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। टाइपिंग मिस्टेक अगर आप वहां पे OMR पे अगर टाइपिंग मिस्टेक कर देंगे या पेन की मिस्टेक कर देंगे तो आंसर गलत तो रहेगा ही ना, वो तो सही नहीं होने वाला। आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और आते हुए क्वेश्चन अगर गलत हो जाएं उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप यहाँ पे चीजों को ध्यान रखें, तभी मैं कहता हूं पेशेंस के साथ में चीजों को करना चाहिए। यहाँ पे सारे आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, तो आपके आंसर आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐड आ गया, हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कुटीर उद्योग हैं। अब कुटीर उद्योग हैं तो भाई आप देखेंगे हाथ से कुछ शिल्पकारी की जाती है, चमड़े के उत्पाद बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। हम लोग सिलाई को भी देखते हैं, सिलाई भी की जाती है। आप देखेंगे कि लकड़ियों से डलिया टाइप की चीजें बनाई जाती हैं। आप देखते हैं अचार बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? इन्हें कहा जाता है छोटे उद्योग, इन्हें कहा जाता है कुटीर उद्योग। और ये बात कर रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? जब आप यहां पे एक बात समझ पा रहे होंगे, किसको दे रहा है निर्देश? राज्य को कह दे रहा है। क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है। हमने जब ये 2 वर्ड पकड़े तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर ना सर ये DPSP का पार्ट है। किसका पार्ट है ये सर? DPSP का पार्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का पार्ट है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है सर भाग 4 में है, बिल्कुल है भाग 4 में। आर्टिकल नंबर की बात की जाएगी सर 36 से लेकर 51 तक हैं। लेकिन आपसे यहां पे पूछा क्या जा रहा है कि इसके बीच में कौन सा ऐसा आर्टिकल है
जो कुटीर उद्योग को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है, जहां पे रोजगार का सृजन किया जाता है, जहां पे ग्रामीण लोगों का विकास किया जाता है, जहां पे हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और वो आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल नंबर 43, जो ये कहता है क्या कि आप कुटीर उद्योग को बढ़ा सकते हैं। राज्य का यहां पे निर्देश होता है, गांव में कुटीर उद्योग बढ़ाने का निर्देश, और यहां पे उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जाएगा, और यहां बढ़ावा देंगे तो लोग काम करेंगे, कारीगर लाएंगे, रोजगार का सृजन होगा, और उस गांव का विकास भी होगा, और हम आगे आत्मनिर्भर भी बनते जाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है कि अपने ही लोगों का यहां पे विस्तार करना, अपने ही लोगों का यहां पे विकास करना, और यहां से अपने ही लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कराना। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, सबका आंसर आ गया, दिव्यांशी का, रॉयल पंडित का, ऋतु कुमारी का, रॉयल पंडित कह रहे हैं हाजी ओएमआर मार्क, सही कह रहे हो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। आपने देखा होगा कंप्यूटर का डेटा है हमारे पास में। अब कंप्यूटर का डेटा है, हमें क्या करना है, लोड बहुत जल्दी जल्दी करना होगा भाई, लोड भी जल्दी करना है। सर कंप्यूटर का डेटा है, लेकिन ना हमें ना स्टोरेज रूप में बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। अब कंप्यूटर का डेटा इतना सारा इकट्ठा हो गया है, और हमें यहाँ पे लोड भी जल्दी करना है, काम भी जल्दी कराना है, तो ऐसा हम क्या चुने, क्या वो HDD होगा या फिर SSD होगा। आप यहाँ पे समझ पाएंगे, एक HDD होता है, एक SSD होता है। जब हम HDD की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भाई H से हो जाएगा हार्ड, और D से हो जाएगा डिस्क, और अगली D से हो जाएगा आपका ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। SSD की बात करेंगे तो आपका ये क्या है, SSD का मतलब होता है सॉलिड रूप में यहाँ पे क्या हो, हमारे रूप में पास में एक ड्राइव हो जो फास्टर तरीके से काम करेगी और फास्टर लोड करने में हेल्प करेगी। इसलिए ये क्या है, ये एक प्रकार की एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भंडारण उपकरण है। आजकल के कंप्यूटर, आजकल के लैपटॉप में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्टोरेज डिवाइस भी आपका कौन सा है, SSD है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का तुक्का बता दिया है ऋतु कुमारी, ये नहीं पता है लेकिन पता चल चुका है। अब आपको मैंने आंसर बता दिया है, तभी तो मैं कहता हूं यहां आपका इंप्रूव होगा, यहां पढ़ने से आपको चीजें पता चलेंगी, यहां पढ़ने से आप यहां पे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव कहलाता है, जहां पर हम हार्ड डिस्क में क्या कर रहे हैं, सॉरी हार्ड डिस्क की जगह पे SSD का यूज कर लेते हैं। जहां पर आप लोडिंग करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो वो फास्टर रूप से हो, रॉकेट की रफ्तार से हो, तो SSD का यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर स्मूथली काम करे, तो SSD का यूज करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ये कहते ना हल्का सा भी हैंग ना हो, तो SSD का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहां पे कहेंगे ये एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, भंडारण उपकरण है। मेरा गलत हो गया भाई, गलत तो होगा, पढ़ा नहीं है इसलिए तो गलत हो रहा है, लेकिन हम पढ़ लेंगे अब गलत नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई पहले करो, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपको पता है भारत में स्वास्थ्य संबंधी चीजें रहती हैं। अब भारत में स्वास्थ्य संबंधी बात की जाएगी तो उसका ना डेटा भी होना चाहिए हमारे पास। भली हमारे यहाँ पे कौन सी बीमारियां हैं, हमारे यहाँ पे कौन सी बीमारी ने अटैक कर दिया है, हमारे यहाँ पे कौन सी बीमारी के आने के चांसेस बढ़ गए हैं, किसके मरीज ज़्यादा हैं, किसके मरीज कम हो रहे हैं, कहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एक डेटा के रूप में होनी चाहिए। और डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और ये रिपोर्ट देने का, यानी हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट देने का काम इनमें से कौन करता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करने का काम कौन करता है, इनमें से आंसर क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा। रॉयल पंडित का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जी का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और जी ने कहा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं यहां पे, भाई हमें पता है डेटा बनाने का काम कौन करेगा। हम सर एक चीज जानते हैं, यहां पे सर मिनिस्ट्री होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, मिनिस्ट्री होनी चाहिए।
और मिनिस्ट्री कौन सी होनी चाहिए, तो मिनिस्ट्री होनी चाहिए हेल्थ की, स्वास्थ्य मंत्रालय की। सर स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा, लेकिन क्या स्वास्थ्य मंत्रालय खुद काम करेगा? नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय अपने अंडर आने वाले इंस्टीट्यूट को क्या करेगा, ऑफर देगा कि तुम्हें ये करना है। तो उनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है CBHI। क्या नाम है इसका? नाम है CBHI। और ये CBHI यहां पे क्या करता है, ये प्रोफाइल तैयार करता है, ये एक प्रकार से डेटा यहां पे तैयार करता है। और आप यहां पे आंसर क्या देंगे सर? यहां फिर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो कि आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। CBHI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। क्या ये अकेले काम करता है? नहीं भाई, ये अकेले तो करेगा नहीं, इसके साथ में और भी इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो आप यहां पे क्या कहेंगे सर? एक इंस्टीट्यूट और होता है जिसका नाम है डायरेक्टरेट, क्या नाम है उसका? एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, सॉरी डायरेक्टरेट हेल्थ, नाम जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। क्या नाम है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये क्या है? ये दोनों मिलके ये रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि पूरी तरीके से आपकी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट कहलाती है। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, सर आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लिखा है ना, इसका मतलब ना यहां पे कोई ना कोई तो मिनिस्टर होगा। तो जल्दी से बताइए, हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? जल्दी से बताइए, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्या आंसर रहने वाला है? क्या आंसर बताओगे? जेपी नड्डा। भाई रॉयल पंडित ने तो आंसर भी दे दिया है। बिल्कुल सही आंसर है कि जेपी नड्डा आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन? जेपी नड्डा। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो जेपी नड्डा है। बहुत सही आंसर दिया है रॉयल पंडित भाई ने। और इसी के साथ में और लोग भी आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि आंसर बस 2 से 3 लोग ही आंसर कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो आपने पढ़ा नहीं है, और अगर आप पढ़ा नहीं है तो आप यहाँ पे डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, आप यहाँ पे चीजों का आंसर भी नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे केवल वीडियो देख रहे हो। भाई केवल वीडियो देखने से नॉलेज नहीं बढ़ती है, या तो उसके नोट्स बनाने होते हैं या फिर यहाँ पे डाउट पूछने होते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। भाई जनसंख्या की बात करते हैं। सर भारत की जनसंख्या की अगर बात करोगे ना, तो हम इस मामले में ना टॉप पर आते हैं, और इतने टॉप पर आते हैं कि हम नंबर 1 हो चुके हैं, हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है वो हर 10 साल में तो बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? और हर 10 साल में एक रिपोर्ट आएगी, एक आपको जनगणना करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं सेंसस। लेकिन जनगणना सर 2011 की बात तो हुई नहीं है। तो हमारे पास में जो डेटा है ना, वो 2001 से लेके 2011 के दशक का है। तो ये पूछा जा रहा है कि सर जो वृद्धि हुई है ना, वो औसत वृद्धि कितनी है? हमने 10 साल में कितने लोगों का बढ़ा दिया, कितने परसेंट लोगों को बढ़ा दिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2001 से लेके 11 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर रहने वाला है? स्माइल गर्ल का आंसर, दिव्यांशी का आंसर, सैड बॉय का आंसर, और इसी के साथ में रॉयल पंडित का आंसर आ चुका है। स्माइल गर्ल कहां से? गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग, सॉरी गुड इवनिंग भी नहीं है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर रहेगा, सबने सही आंसर दिया है 17.64%। भारत जो है 17.64% के साथ में ग्रोथ कर रहा है। अब आगे आने वाली रिपोर्ट जो आएगी, यानी जो 2021 में आनी चाहिए थी, अब 2027 में आने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत इस पर भी काम करेगा और यहां बताएगा कि हमारे अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप यहां पे डेटा देखेंगे, कितना, अगर आप यहां पे डेटा देखेंगे 1991 से लेके 2001 के बीच में, तो भारत की ना वृद्धि दर कितनी थी? 21.54, यानी 21.54 थी। भाई 21.54 का मतलब सर हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है कि घट रही है? भाई आप अगर इस हिसाब से देखोगे ना, तो हम 21.54% बढ़ा चुके थे, लेकिन अगले दशक में हमने केवल 17.64% को बढ़ाया है। यानी आप यहां पे देख पा रहे हो कि जब हम 2001 की बात करते हैं तब जनसंख्या का स्तर ये था, जब हम यहां पे 2011 की बात करते हैं तो ये जनसंख्या का स्तर आपका घट चुका है। इसी प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट आप क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो आपसे पूछा जाए, भारत वृद्धि कर रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है? तो भाई अगर आप ग्रोथ की बात करोगे, पॉपुलेशन भले ही हमारी बढ़ रही हो, लेकिन रेट जो है वो हमारा घट रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जान जुड़ चुकी हैं, हाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। भाई क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, आपको कहते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे साइबर अटैक, साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि कोई हैकर आपकी पसंदीदा वेबसाइट पर आपका फेक रिक्वेस्ट भेज दे। आप ना किसी भी चीज को कहते हैं ना, पसंदीदा वेबसाइट हमारी कुछ है, हम वहां पे आपको ना फेक रिक्वेस्ट आने लग जाएं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसी प्रकार का, कि ऐसा इनमें से कौन सा एक प्रकार है जो साइबर अपराध का एक हमला है, यानी एक अटैक है, जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को बढ़ता है। जो मैंने बोला ना, बहुत सारी फेक रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो आपके नेटवर्क को खत्म करना चाहता है, वो आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक इतना बढ़ाना चाहता है कि आपका नेटवर्क डाउन हो जाए, आपका सर्वर डाउन हो जाए। इसी वजह से ऐसे अपराध को यहाँ पे, ये कौन सा अपराध कहलाएगा, इन चारों में से कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। दिव्यांशी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, जी का आंसर बी है, स्माइल गर्ल का आंसर बी है, और रॉयल पंडित ने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। जान का भी आंसर नहीं आया है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आप बात क्या कर रहे हो, कोई बात नहीं। जब हम यहाँ पे स्पूफिंग की बात करेंगे, सर स्पूफिंग क्या होता है? भाई स्पूफिंग वो है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्या आए हो, अलग अलग नामों से आए हो, लेकिन आपका रियल नेम कुछ अलग है। आप यहां पे फेक नेम से आ रहे हो, आप यहां पे फेक आइडेंटिटी से आ रहे हो, आप यहां से यूजर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आ रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी स्पूफिंग कहलाएगी। तो आप बेटा समझ लो, फेक आइडेंटिटी, फेक नेम, यूजर्स इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, ये स्पूफिंग कहलाती है। तो जितने भी यहाँ पे फेक आईडी से आए हुए हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला अगला दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यही होता है आपका कौन सा? ये अटैक होता है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक सर्वर को टारगेट कर रहे होते हैं, हम यहां पे मैसिव ट्रैफिक लाना चाहते हैं और सामने वाले के सर्वर को डाउन करना चाहते हैं, उसे नष्ट करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DPoS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन 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 सर साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? भाई जो आप पे नजर रखता है। साइबर स्टॉकिंग क्या है? स्टॉकिंग क्या होता है? कोई आप पर नजर रख रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको घूर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, इसे कहते हैं स्टॉकिंग। लेकिन वो ऑनलाइन तरीके से हो, ऑनलाइन तरीके से हो, इसे ऑनलाइन हेरेसमेंट कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग। यहाँ पर आपको फिजिकली नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल हार्म्स किया जाता है, यहाँ पे आपके इमोशंस के साथ में खेल किया जाता है, इसलिए ये आपका साइबर स्टॉकिंग के नाम से जाना जाता है। और डी कहता है फिशिंग। फिशिंग में आपने फेक ईमेल का यूज कर लिया है और फेक ईमेल से सामने वाले के डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपका क्या है? फिशिंग कहलाता है। इसलिए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। फेक आईडी वाले सावधान, रियल से आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। वाह भैया, अब ये मुझे नहीं पता क्यों बवाल हो जाएगा, कैसे बवाल हो जाएगा भाई, लेकिन हाँ यहाँ पे मोस्टली फेक आईडी का यूज करते हो। इसका मतलब क्या है सर? आप यहाँ पे हमारे लिए स्पूफिंग चल रही है क्या? कोई पता करवाना चाहता है कि क्या क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पूफिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 पे। आपने देखा होगा कि सर हमारे यहाँ पे ना लोकसभा स्पीकर चुना जाता है, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है। लेकिन जब लोकसभा की जब नई लोकसभा चुन के आती है, तो फिर सर अध्यक्ष कौन होगा उस टाइम पे? क्योंकि स्पीकर तो चुना ही नहीं गया है, स्पीकर तो बाद में चुना जाएगा। लोकसभा सरकार चुनकर आ जाएगी, उनमें से किसी एक सदस्य को स्पीकर की सदस्यता दिलाई जाएगी। लेकिन सर यहाँ पे लोकसभा चुन के आ गई है, पहली अध्यक्षता कौन करेगा? तो सबसे पहले हमारे लिए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं, जो कि अल्पकाल के लिए होते हैं, जब तक कि हमारे यहाँ पे क्या ना हो जाए, जब तक कि हमारे पास स्पीकर को चुन लिया ना जाए। तो ऐसे के लिए हम प्रारंभिक प्रोसीडिंग कराना चाहते हैं, तो उसको मैनेज करना है और रेगुलर करना है। तो जब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास में स्पीकर नहीं आ जाता, ऐसे को हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो अल्पकाल के लिए चुने जाते हैं। इनको भी अपॉइंट करने का जो काम होता है, वो अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको? राष्ट्रपति के द्वारा।
यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्माइल गर्ल का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर को लाइक कर दो भाई, कर दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जान का आंसर, प्रिंस का आंसर, ऋतु कुमारी का, सैड बॉय का, सबका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। लेकिन 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 एक चीज याद रखना कि इनके बाद में कौन चुने जाएंगे, स्पीकर चुने जाएंगे। तो सर हमारी जो लोकसभा है ना वो 18वीं है। हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। स्पीकर तो ओम बिड़ला हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था, जो कि आपको यहां पे फोटो भी मैंने आपको दिया है कि ये प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। तो जब नई लोकसभा चुनकर आई थी तो सबसे पहली अध्यक्षता, सबसे पहली प्रोसीडिंग करने का काम प्रोटेम स्पीकर का। तो पहली 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, आंसर क्या होगा, ओम बिरला। तो बेटा वो हैं, स्पीकर हैं। हाँ जी, रॉयल पंडित ने आंसर दिया है, बहुत सही, भर्तहरि, यानी इनका नाम था भर्तहरि मेहताब। तो आपसे पूछा जाए कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम था भर्तहरि मेहताब। तो मेहताब साहब यहाँ पे क्या हैं, प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे आपके ओम बिरला से पहले। ओम बिरला आपके रेगुलर स्पीकर चुने गए थे जब आपके प्रोटेम स्पीकर प्रोसीडिंग कर रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे क्या कहता है, भरता है, हाँ जी भरता आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, यही सही बात है। ये क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उन्हीं से प्रैक्टिस पेपर निकाल के मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं से यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब मान लीजिए यहाँ पे हो जाए वर्षा, क्या हो जाए, बारिश हो जाए। लेकिन बारिश कितनी हुई है, 24 घंटे में कितनी बारिश हुई है, इसका पता कैसे चलेगा सर। यानी इसके लिए ना मुझे उपकरण की जरूरत होगी। तो वो कौन सा मैं उपकरण इसमें से यूज करूं जिससे मैं पता कर सकता हूं कि कितना रेनफॉल हुआ है 24 घंटे के अंदर। तो आप खबर सुनती होगे कि आज ना 100 mm बारिश हुई है, आज ना 10 mm बारिश हुई है, आप 200 सेंटीमीटर बारिश हुई है, ऐसी चीजें सुनते हो ना। कैसे पता करते हैं, तो भाई वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो जो आप यहाँ पे फनल देख पा रहे हो, इस फनल पे एक सिलेंडर लगा होता है जो ये पता करता है कि कितना रेनफॉल हो रहा है। तो आप बताएंगे कौन सा आंसर होगा, रेन गेज या रेन मीटर में से एक होगा। रॉयल पंडित का आंसर है रेन मीटर, बताया स्माइलगढ़ ने। दिव्यांशी का आंसर ए है, जान का आंसर सी है, और बाकी के आंसर क्या आ रहे हैं, आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा, जब आपने रेन गेज जो आंसर दिया है, ये क्या है आपका रेन गेज। जब हम यहाँ पे रेन गेज की बात करते हैं तो जो रेन गेज के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। जब भी वर्षा के पानी को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद पता करते हैं कि 24 घंटे में यहाँ पे कितना पानी हो चुका है, कितनी बारिश हो चुकी है, वो रेन गेज के द्वारा पता किया जाता है। सर फिर रेन मीटर क्या है, भाई रेन मीटर नाम का कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जब मैं पायरोमीटर की बात करता हूं तो पायरोमीटर यूज किया था सोलर रेडिएशन में। तो आपको पता करना है सूर्य के द्वारा रेडिएशन कितना हो रहा है, तब आप यहां पे पायरोमीटर का यूज करेंगे। लेकिन 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 सर एनेमोमीटर क्या करता है, बेटा यहां पे ना हवा की गति पता करनी हो, विंड स्पीड पता करनी हो, तो आप यहां पे एनेमोमीटर का यूज कर सकते हैं। आया समझ। तो ए ऑप्शन जिसने दिया बिल्कुल सही है, सी कंफ्यूजन कर रहा था, तभी तो बेटा कंफ्यूजन करने वाले भी तो क्वेश्चन आते हैं। अगर वो डायरेक्ट आंसर दे देता तो दिमाग में क्या जाता, या तो गेज होगा या मीटर होगा, और कुछ लोग इसको लगा देंगे, कुछ लोग इसको लगा देंगे, और जो इसको लगाएंगे उनको गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल आपको कह दिया जाए कि वर्षा को मापने वाला वर्षा का मीटर, वर्षा को मापने वाला वर्षा माप यंत्री, ये थोड़ी ना लिख के आएगा। ऐसे ही आंसर आके आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13, विरासत की बात आती है, धार्मिक मेला की बात आती है, यहां पे इंटेंजिबल की बात आती है, तब आप यहां पे कहेंगे कि सर एक ऐसा मेला जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखे है, एक ऐसा मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहलाता है, एक ऐसा मेला जो ग्लोबल रिकॉग्निशन के रूप में जाना जाता है। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि वो कौन सा मेला है, सर वो कुंभ मेला है।
कौन सा है? ये कुंभ मेला है। लेकिन पूछा क्या गया है? यूनेस्को की बात की गई है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को कब उत्कीर्ण किया था? यानी ग्लोबल रिकॉग्निशन देने के लिए यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में से कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? कॉपी वाले गलत हैं, बिल्कुल भाई, कॉपी करोगे तो गलत होगा। एक का गलत हुआ तो सबका ही गलत होगा, और जिसने वास्तव में पढ़ा होगा वो अपने आप ही आंसर दे रहा होगा। यहां पे आंसर बताया रॉयल पंडित का। आप किसकी विरासत हो? भाई मैं YSC की विरासत हूं, यादविन स्मार्ट क्लासेस की विरासत हूं। आपके सामने खड़ा हूं, आपके YSC पर ही पढ़ा रहा हूं, और YSC एप्लीकेशन भी पढ़ाता हूं, और YSC पे हम कोर्स भी पढ़ाते हैं और बैच भी लेके आते हैं। इसलिए 99 का बैच ले लो अगर आपको हमारी विरासत के साथ में जुड़ना है, और आपको भी विरासत चाहिए, UPSI की वर्दी चाहिए, आपको भी 2 स्टार चाहिए, तो भी आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा। कहानी और सस्ते हैं भाई, इससे सस्ता बैच और कौन सा चाहिए? इससे सस्ता कहाँ है? 99 रुपये से सस्ता बैच कौन सा होता है भाई? अगर आप ना मोमोज खाने निकल जाते हो ना, तो एक प्लेट आती है 100 रुपए की। एक प्लेट में आपको 2 साल का एक पूरा कोर्स दे रखा है हमने। इससे सस्ता और कहाँ जाओगे? इससे सस्ता क्या होता है? फ्री की वैल्यू नहीं होती है, ये भी याद रखना। वैल्यू हमेशा कुछ, जहां पे भले ही हमारा 5 रुपया लगाओ, वैल्यू होती है। कहते ना 5 रुपए का मैच खेल रहे हैं, लेकिन वैल्यू है उसकी 5 रुपए की। पूरा मैच देख डालोगे उसके चक्कर में। लेकिन अगर मैं कहूँ फ्री है, तो आपका मन है देख रहे हो, आपका मन है नहीं देख रहे हो। इसलिए जो 99 रुपये है ना, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन के लिए भी ना टैक्स जाता है। हम लोग भी ना GST पे करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो लगता है ना पे करने के लिए। वो पे करने वाला ही चीज़ें मांग रहे हैं जो कि हमें देना पड़ता है। भाई यहाँ पे हम इतना ये चला रहे हैं, एप्लीकेशन चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो टैक्स भी तो देंगे। सरकार ऐसे थोड़ी ना छोड़ देगी हमें, भाई तुम फ्री पढ़ा रहे हो, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। फ्री पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन कोचिंग है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए टैक्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? तो क्वेश्चन आपका यह है कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको कब शामिल किया गया था? तो कल्चर हेरिटेज में से 2017 में शामिल किया गया था। फिर मैं कहूं कि भारत में कुंभ मेला कहां कहां लगता है? तो भाई आप बताएंगे सर कुंभ मेला जो है ना वो 4 जगह लगता है। सब लोग जानते हैं कि प्रयागराज में तो लगता ही है, और इस साल भी प्रयागराज में लगा हुआ था। उसे महाकुंभ मेला, जिसे 144 वर्ष के बाद में एक महासंयोग भी माना गया था, जो कि आपका कहां लगा था? संगम पे लगा था, जहां पे आपकी गंगा यमुना सरस्वती आके मिलती हैं, संगम करती हैं। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि सर हरिद्वार में लगता है। इसके 4 साल बाद आपको कहां दिखेगा? हरिद्वार इसी प्रकार से चलेगा, और ये आपका लगेगा कहां पे? हरिद्वार में कौन सी नदी? गंगा नदी पे लगता है। और जब हम हरिद्वार के बाद में देखेंगे कि आप यहां पे नासिक की तरफ जाएंगे, तो नासिक में कौन सी नदी दिखेगी आपको? कि सर गोदावरी नदी है, तो गोदावरी पे आपका कौन सा लगता है? वो आपका नासिक में लगता है। और जब आप उज्जैन में कुंभ मेले की तरफ जाएंगे, तो उज्जैन में जो मेला लगता है वो आपका शिप्रा नदी पे या क्षिप्रा नदी पे लगता है। तो नदियों के नाम भी अगर आपसे पूछ ले जाएं, आपसे जगह के नाम पूछ ले जाएं, यहां पे कहते ना अमृत की बूंदें गिरी थी, इस वजह से यहां पे क्या मनाया जाता है? मेला मनाया जाता है, कुंभ मेला के रूप में से पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आई एम फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। भाई आपको तो पता ही होगा, देवभूमि से हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ ना, आपका यहाँ पे हरिद्वार में लगता है। गंगा पे कितना विशाल होता है, कितना भव्य समारोह होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। सर हम यहाँ पे पूछा गया है 10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक कार्ड बना हुआ है। ये क्या है? एक कार्ड बना हुआ है आपके सामने। सर 10 कार्ड कौन सा होता है? हम तो आज तक पैन कार्ड ही पढ़ा था, और पैन कार्ड जो होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये टैक्स पेयर के लिए एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो सर ये 10 कार्ड कौन सा है? ये 10 नंबर क्या बात कर रहा है? तो 10 उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो इनमें से कोई एक हो। यानी किसी व्यक्ति का पेमेंट करते हैं तो उस पर जो TDS काटते हैं ना, तो आपके ना TN नंबर की जरूरत होती है। तो आपसे कहा जाए टैक्स पेयर की आइडेंटिफिकेशन, पैन नंबर चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे टैक्स को डिडक्ट करना चाहते हैं, टैक्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए? तब आपको ना 10 नंबर की जरूरत होती है। इसे कहा जाता है TAN, यानी टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। कौन सा? टैक्स
डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। यहां पे आप ट्रैक करते हैं किसको, इस 10 अकाउंट के जरिए आप ट्रैक किसको करते हैं कि आपका कितना टीडीएस काटा गया है और आपने कितना कलेक्शन किया है, आपका कितना टीसीएस काटा गया है, कितना कलेक्शन किया है। ये सारी चीजें आपको यहां पे पता चलती हैं। टीडीएस डिडक्टर होता है, यहां पर कटौती, जो भी सोर्स पे कटौती करने वाला होगा वो आपका टीडीएस डिडक्टर कहलाता है। तो आपका यहां पे क्या कहलाएगा, कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जीएसटी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बताया है। और रोहिल पंडित ने, जान का आंसर सी है, स्माइल गर्ल का आंसर सी है, दिव्यांशी का भी आंसर सी हो चुका है। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ हैं, कटौती के लिए जिम्मेदार होता है, टीडीएस के लिए जिम्मेदार होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप बता रहे हैं ना पेन नंबर 10 नंबर क्या होता है, तो आप पता चल गया ना। हमारे पास ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग केवल उनको जानते हैं जो हमारे आसपास के लोगों पे होते हैं या हमारे पास होते हैं। तो पेन नंबर है वो मोस्टली हम लोगों के आसपास हो जाएगा, लेकिन 10 नंबर जो है वो टैक्स डिडक्शन करने वाले के पास में होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किसकी याद आ रही है भाई, कौन आ गया कौन खो गया तुम्हारा यहाँ पे आके। थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने के लिए टाइम पे तुम्हें याद भी आती है, तुम्हें सब कुछ करना होता है, तुम्हें सारी बातें भी करनी होती हैं, लेकिन हाँ पढ़ाई नहीं करनी होती है। तो दो चार क्वेश्चन के आंसर देने के बाद ना पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो। यहाँ पर पढ़ाई ही करने आते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, क्या मिल रहा है भाई और चीज़ों से, वो मिल जाएगा तो बाद में मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, लो टैक्स की बात आई और जीएसटी की बात कर दी इन्होंने, यानी हमसे अभी टैक्स की कटौती की बात कर रहे थे, टैक्स के डिडक्शन की बात कर रहे थे, जहां पे टीडीएस काटने की बात आ रही थी, यहां पे एक और टैक्स लेके आ गए जिसका नाम है जीएसटी। और जीएसटी के पास में क्या होता है, एक काउंसिल होती है, और काउंसिल है तो इसके लिए अध्यक्ष भी होता है। तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपको बताना है। बाकी आपको पता है कि जीएसटी कब आया था, ये आया था 1 जुलाई को। सर 1 जुलाई कौन सी 1 जुलाई, तो 2017 की 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे जीएसटी लेके आया जाता है, और इसके लिए आर्टिकल कितने में व्यवस्था की जाती है, कौन से आर्टिकल, 279A आर्टिकल में इसकी व्यवस्था की जाती है जीएसटी काउंसिल की। इसका सर चेयरपर्सन भी होता है, तो कौन होता है आप बताएंगे, इनका चेयरपर्सन कौन होता है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको यहां पे देखेंगे इसके हमारे पास में कुछ जीएसटी के टैक्स कह सकते हो, जैसे जो जीएसटी लगता है वो स्तर हमारे पास कितने हैं, तो एक हमारा 0% का है, एक हमारे पास 5% का है, 5% के अलावा हमारे पास 12% का है, इसके अलावा हमारे पास 18% है और 28% है। ये हमारे पास में क्या है, एक स्तर है जहां पे आपसे टैक्स लिए जाते हैं। लेकिन इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वो आपका कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को 101वां संशोधन किया जाता है और जीएसटी अधिनियम लेके आया जाता है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा दुनिया में सबसे पहले जीएसटी जो लेके आया था उसका नाम, उस देश का नाम भी क्या है, उस देश का नाम है फ्रांस। और इसके अलावा क्या है, विजय केलकर समिति के द्वारा ले आया गया था। अब जो है हाँ जी 5 और 18 कर दी गई है। यहाँ पे जीएसटी के जो आपके हैं वो 5 और 18 कर दिए गए हैं, हम 28% को खत्म कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो सस्ते होने वाले हैं। कई लोगों ने कार खरीदना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कार के लिए इस जीएसटी को कम कर दिया गया है, 28% वाला अब 18% में लिया जाएगा। ये आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। ठीक है, गलत हो गए कोई बात नहीं है बेटा, पता तो चल रहा है ना, पर गलत हो गए तो उसको नोट कर लो, उसके नोट्स बना लो। जो चीज़ गलत हो रही है वही नोट्स में काम आती है, जो चीज़ मुझे पता है वो नोट्स नहीं होते, वो तो मेरे दिमाग में भरा पड़ा है। लेकिन जो मुझे नहीं पता है, जो मुझे पता नहीं है, उसी का नोट्स बनाऊंगा, उसी को लिखूंगा, और यही नोट्स काम आते हैं जो मैंने पढ़ा नहीं था वो, लेकिन मैंने इंप्रूव करने के लिए उसको लिख लिया, और आगे जाके आप देखेंगे पढ़ेंगे तो उसी को आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे और वो आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भाई हमारे यहाँ पे ना अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए जाते हैं। क्यों नियुक्त किए जाते हैं, इनका काम क्या है अटॉर्नी जनरल का, तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है, नियुक्त करता है कौन, तो ये आप लिखेंगे कि सर प्रेसिडेंट द्वारा इनकी ना नियुक्ति होती है। तो अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करने वाला ना प्रेसिडेंट होता है। तो ये तो आपको सबको पता होगा कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। लेकिन क्या करता है ये महान्यायवादी, ये कौन है अटॉर्नी जनरल, तो आप यहां पे कहेंगे ये भारत सरकार का लीगल एडवाइजर है। ये कौन है, ये भारत सरकार का लीगल एडवाइजर है।
लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको वकील, भारत सरकार के वकील के रूप में भी ये काम करता है। आप यहां पे देखेंगे इसको रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव करने का काम किसका होता है, वो भी प्रेसिडेंट का ही होता है। इनका टर्म कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए ये आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन है ये? आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी होता है। इसके लिए आर्टिकल की बात करोगे तो आप कहेंगे सर इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखना इसके लिए यानी महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 76 है। 76वें आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, और आप यहां पे कहेंगे कि जो इनका टर्म होता है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, इनका कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती, ये कोई 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल के लिए नहीं चुने जाते, ये इनका कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है, यहां पे सरकार के द्वारा इनको चुना जाता है। आज के टाइम पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूं कि सर प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है, प्रेजेंट एजी कौन है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। आर्टिकल 76 आता है दिव्यांशी का, रोहित तिवारी का, राज फीलिंग्स का, डी ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, आंसर तो डी ही है, मैंने भी वही बताया। अटॉर्नी के बाद सॉलिसिटर जनरल हैं, अच्छा फिर भी कोशिश कीजिए एक बार। एक जहां इनका चुनाव नहीं होता है, इनके कुछ अवधि है, 1 साल भी रह सकते हैं, हो सकता है 2 साल भी रहे। सरकार चाहती है 5 साल रखना तो सरकार 5 साल भी रख सकती है, उससे ज्यादा रखना चाहती है उससे ज्यादा टाइम तक रख सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एजी कौन है, तो आपका आंसर है सर वेंकट रमन। इनका नाम क्या है, आर वेंकट रमन। इस टाइम पे कौन है, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ये आपके भारत सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं, ये भारत सरकार के लीगल एडवाइजर हैं, ये भारत सरकार के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। इसलिए आप यहां पे क्वेश्चन नंबर डी इस 16 का आंसर बताएंगे डी। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये क्या है। अब मैंने कहा कि भारत है, हाँ जी है, भारत और कुछ एशियन कंट्री होंगी, बिल्कुल होंगी, इनके बीच में ना लेन देन होता है। भाई इनके बीच में अगर मान लीजिए कोई लेन देन हुआ, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, अब उसका ना सेटलमेंट करना है। उस सेटलमेंट को आसान बनाने वाली कोई बैंक, इनमें से कोई बैंक होगी, ऐसी कोई बॉडी होगी, वो कौन है, तो आप कहेंगे सर एशियन क्लियरिंग यूनियन। कौन है, ACU। ये क्या है, ऐसी एशियन कंट्री के साथ में जो लेन देन होते हैं उनका सेटलमेंट करने का काम करती है, एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्था है, इसका नाम यह है। पूछा क्या जा रहा है, इसका सदस्य इनमें से कौन है, निम्नलिखित में से कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है, और इसकी स्थापना कब होती है। भारत सदस्य है, राज फीलिंग का, स्माइल गर्ल का, रॉयल पंडित का, और यहाँ पे दिव्यांशी का, सबका जो आ रहा है अपना इंडिया आ रहा है। बहुत ही सही आंसर दिया है कि इसका जो सदस्य कौन है वो ऑप्शन नंबर डी यानी भारत है। अब जब मैं एशियाई क्लियरिंग यूनियन की बात करूंगा तो इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1974 में की जाती है। कब की जाती है, 1974 में की जाती है, और 1974 में करने के बाद में इसमें सदस्य जोड़े जाते हैं, क्योंकि रीजनल एग्रीमेंट है। रीजनल एग्रीमेंट किस किस लिए, एशियन कंट्री के लिए। और यहां पे कौन शामिल होता है, एशियन कंट्री में इंडिया शामिल है, इंडिया के अलावा इसमें ईरान भी शामिल है। ईरान के अलावा आप देखेंगे हमारा पड़ोसी जिससे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मैच हुआ था और मैच में ये हार भी गया था, वो पड़ोसी है बांग्लादेश। यहाँ पे आप देखेंगे ना श्रीलंका भी शामिल है, जिसके साथ में आज हमारा क्रिकेट भी है। श्रीलंका के साथ अलावा हम जानते हैं कि अभी हाल ही में एक सरकार गिरी थी जहाँ पे नेपाल में, हम जानेंगे यहाँ पे भूटान भी इसका एक पार्ट है, यानी भूटान भी इसका एक शामिल देश है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसके देश पता चले। और एक अगर आप बात करेंगे तो एक देश और है जिसके साथ में हमारे कुछ संबंध खराब हुए थे, लेकिन बाद में उसने माफी भी मांग ली थी, यानी मालदीव भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैल माला का एक प्रकार है, यानी कोरल रीफ की बात हो रही है। आपको पता है कि कोरल क्या होता है, कोरल बेटा आप जानेंगे कि एक प्रकार का जीव होता है। क्या होता है,
कोरल एक प्रकार का जीव होता है, और कोरल जो जीव है ये किसके साथ रहता है, तो आप कहेंगे सर जूजेंथलाई के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, जूजेंथलाई के साथ रहता है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये सहजीवी संबंध को बताते हैं, ये सहजीवता का एक एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे ही जूजेंथलाई इसको छोड़ देता है तो छोड़ने के बाद में लाखों की संख्या में ये कोरल मरना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कोरल एक साथ में बहुत लोग मरते हैं, बहुत सारी संख्या में मरना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये मर जाते हैं ना तो इनके स्केलेटन से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका जमा हो जाता है, जिसके बाद एक जमीन का निर्माण हो जाता है। और ये जमीन जो निर्माण होता है वो आप देखेंगे आइलैंड के पास में होता है। यानी जहां पे आप आइलैंड देखेंगे तो उसके जमीन के नीचे की तरफ में, या फिर आप देखेंगे कि बीच चारों तरफ में आपका क्या बना हुआ है, एक आपका प्रकार बना हुआ है, बीच में समुद्र है, बीच में समुद्र का पानी है, बीच में आपका लेगून है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या बनते हैं, बहुत सारे कोरल रीफ बनते हैं। अब मैं कहूं कि आपके इसके प्रकार होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। एक होता है आपका प्रकार जिसे कहते हैं फ्रिंजिंग। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फ्रिंजिंग, जो जमीन के चारों ओर आपको दिखाई देता है। और ऐसा आपको कहां दिखता है, आप कहेंगे सर अंडमान निकोबार में दिखता है। एक आपका दिखता है जिसे हम कहते हैं बैरियर। तो आप जब यहां पे बताते हैं कि किसी भी आइलैंड के चारों तरफ या किसी भी आइलैंड को बचाने के लिए एक बैरियर के रूप में अगर दिखता है तो उसे बैरियर रीफ कहा जाता है। एक प्रकार होता है जो कि आपका अटॉल टाइप होता है, जो आपको लक्षद्वीप में दिखाई देता है, जहां पे बीच में पानी होता है और चारों तरफ में जमीन होती है। तो ऐसा प्रकार आपका कोरल का प्रकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। तो बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। एक प्रकार का कोरल से बना आइलैंड है, एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया को बचाने के लिए एक बैरियर के रूप में काम करता है, इसलिए बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है ये बैरियर रीफ। एटॉल क्या है कि बीच बीच में पानी दिखेगा और चारों तरफ में आपको एक जमीन दिखाई देगी, वो आपका अटॉल टाइप का आइलैंड कहलाता है। लक्षद्वीप इसका एक पार्ट है, लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में ही आंसर है, बी होगा, हाँ जी बिल्कुल है बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मालूम है आपको पता है कि हम लोग वोट डालने जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। हम लोगों का जो वोट डालने का अधिकार है वो जो एक ईयर से स्टार्ट होता है। पहले जो ईयर थी वो कौन सी थी, 21 साल थी। कितनी थी, 21 साल हुआ करती थी। और अब जो है आज के टाइम पे आप देखते हैं कि 18 साल के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और ये संविधान का जो संशोधन हुआ था वो 61वां संशोधन हुआ था। यानी हमें जो अधिकार मिला था, 18 साल के बच्चों को अधिकार जो मिला था वो 61वें संविधान संशोधन में मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि सर जो 61वां संविधान संशोधन होता है ना, ये संशोधन आपका कब होता है, तो सर ये 1988 में होता है। कब होता है, 1988 में होता है। लेकिन यहाँ पे जो लागू कब होता है, इसे इंप्लीमेंट कब किया जाता है, तो 1989 में किया जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 1988 के बाद में हमने वोटिंग एज को कम कर दिया था और 18 साल के बच्चों को अधिकार मिल गया था। तो इसी कार से हमने यहाँ पे क्या बताया, आंसर बताया स्माइल गर्ल ने, दिव्यांशी ने, रॉयल पंडित ने, इसके अलावा अमितपाल ने, राज फीलिंग्स ने, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत सही आंसर आ रहे हैं। लागू इसे 89 में किया गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी है। 20 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आतंकवादी आते हैं। पहलगाम में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, जिसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, और जिसके बाद हम पाकिस्तान के विरोधी इतना हुए कि हम उनके साथ में मैच खेलना भी पसंद नहीं करते हैं, वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एशिया कप हो रहा है, लेकिन वो चीज़ अलग है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें से किसकी स्थापना की गई थी आतंकवाद रोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए। यानी आतंकवादी की जो गतिविधि है उसे ना ट्रैक करना है, और ट्रैक करना है तो एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी के पास वो डेटा जाएगा और जाने के बाद वो क्या कर देगा, उसे एक जगह कर देगा, यानी उसे क्या कर देगा, यूनिफाइड कर देगा। तो ऐसा डेटा करने वाला, यानी इंटेलिजेंट करने वाला, डेटा को निकालने वाला, डेटा को इंटीग्रेट करने वाला, इनमें से कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बताया दिव्या दीदी। साइलेंस लर्नर ने आंसर दिया है, दिव्या दीदी आंसर होगा। बहुत ही गलत आंसर दिया है, इसमें कोई भी आपका ऑप्शन दिव्या दीदी नहीं है, ABCD है। ठीक है, अमित पाल का आंसर सी है, रॉयल पंडित बता रहे हैं बी, और दिव्यांशी का आंसर बी है, अमित पाल कह रहे हैं सी। आज मेरा एक नया दोस्त आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, आपका दोस्त आया है। कहाँ से? मुंबई से आया मेरा एक दोस्त, ये भी बता दो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हमारी क्लास में तो आएगा नहीं, कहाँ से आ रहा है ये बता दो बस।
ANATGRID, ये नेट ग्रिड के नाम से एक संस्था ओपन की गई थी और ये संस्था ही है जो आतंकवाद की गतिविधि को ट्रैक करने में काम आती है। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा को इंटेलिजेंस के साथ साथ उसे इंटीग्रेट करने में काम आता है। ये एक प्रकार से नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कहलाती है। यहां पे मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसियां एक साथ काम करती हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये नेट ग्रिड कहलाएगा और इसमें नेट ग्रिड दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी किसने दिया है आंसर? ऑप्शन बी दिया है स्माइल गर्ल का सी आंसर गलत है, और साइलेंस लर्नर का आंसर, दिव्यांशी का आंसर, सैड बॉय का आंसर और सभी का आंसर आ चुका है। अरे भाई गयो मेरो, हाँ जी तुम आओ तो गयो। आंसर 20 का आंसर हो गया आपका गलत। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भाई आज 21 क्वेश्चन कैसे हैं भाई? 21 क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 21वें का आंसर आपको देना है। तो आंसर क्या है आपको ये बताना है, निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? यानी वो विषय पहले राज्य का पार्ट था लेकिन अब जो है वो आपका समवर्ती सूची का पार्ट है। यानी इस पर पहले केवल राज्य सरकार का अधिकार हुआ करता था, राज्य कानून बना सकता था, लेकिन अब इस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं या दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। मान्य किसका होगा वो बात की बात है, वैसे केंद्र का होगा। अब आप यहां पे बताएंगे इनमें से ऐसा कौन है जिसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये आपको कहां बताना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहां पे हो गया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। कल का भी आंसर कुछ लोगों ने ही दिया था, जहां पे मैंने आपको ट्रैफिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो कल के आंसर एक दो लोगों ने ही दिया है, लेकिन आज के आंसर मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। आप लोग कमेंट में भी जुड़िए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वास्तव में इस क्लास के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। और यहां पे मैं बता दूं कि आप लोगों को केवल जीके जीएस नहीं, आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ाया जाता है 11:30 बजे। आप लोगों को जीएस 12:30 बजे आप मेरे साथ में 12:30 बजे जुड़ सकते हैं, और रात में 9 बजे आप हिंदी की क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और बाकी का आप ये भी बताइएगा कि इस प्रकार की क्लासेस आपको फायदेमंद हैं या फिर नहीं है। अगर आपका फीडबैक अच्छा है ये क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों ने आपको 52 सेट करा दिए हैं। आप बताइएगा कि आप कमेंट में बताएंगे, उस हिसाब से इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू भाई। राज फीलिंग, सैड बॉय, स्माइल गर्ल, साइलेंस रनर। 3 गलत हुआ है स्माइल गर्ल का भाई। बहुत सही जा रहे हो स्माइल गर्ल। अगर आपके 3 गलत हुए हैं बहुत ही सही है, यानी आपके 17 सही हुए हैं। और इसी के साथ और लोगों के भी आंसर सही होने चाहिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे। बाकी आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ना एक बैच भी परचेस करें, जिससे आप लोग और ज्यादा अच्छे से आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका एक बैच लॉन्च किया गया है चाणक्य 2.0, जो कि आपको यूपीएसआई 2025 को टारगेट करता है। जो आपको यहाँ पे वर्दी पहना के मानेगा, जो आपको 2 स्टार दिला के मानेगा, वो बैच है आपका चाणक्य। और चाणक्य क्यों है? क्योंकि यहां पे आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, आपको यहां पे पूरी तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा। आप यहां पे चाहते हैं कि मुझे पता तो चले कि मैं सर क्या करूं, मेरे से आज पढ़ा नहीं जा रहा है, एक बार कॉल कर लेगा। कॉल करने के बाद में आपको वो सारे यहां पे सारी चीजें शेयर की जाएंगी। ये सारी टीम आपको पढ़ाने वाली है मात्र 99 में। भाई बहुत कुछ मिलने वाला है। लाइव क्लासेस, डेली क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, और यही क्लासेस आपको रिकॉर्ड बेस पे मिलेंगी। नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिलता रहेगा, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी भी शेयर की जाएगी। तो भाई जल्दी करिएगा, क्योंकि ये बैच जो है आपका 99 का अभी कुछ दिनों के लिए है, और ये कब तक है ये पता चलता रहेगा, इसलिए बहुत जल्दी ही इसका समाप्त कर दिया जाएगा ये बैच, यानी बैच नहीं ये ऑफर। बाकी का आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ये बैच मिलेगा कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये बैच मिलेगा बाईएससी ऐप पे। और बाईएससी ऐप डाउनलोड करने के आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, और यहाँ पे कुछ डिटेल जो है रजिस्टर करने के लिए कुछ डिटेल देंगे, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, आपको यहाँ पे हमारे बैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बैचेस हैं जो पेड कोर्सेस में दिखेंगे। पेड कोर्सेस में जाकर आप यहाँ पे बैचेस को देख सकते हैं। बाकी अगर आपने परचेस कर लिया है तो होम के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा माई परचेस, तो आप माई परचेस में जाके वो बैचेस को देख सकते हैं जहां से आपने खरीदा है। आप खरीदेंगे यहां से, लेकिन देखेंगे इस जगह से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत सारे बैचेस भी मिल जाएंगे। किस क्लास में है भाई? चलिए ठीक है, हाँ जी लाइक करके जाना, हाँ जो भी है लाइक करके भी जाना।
आप अगर यहाँ पे आए हो तो एक बार लाइक करके जरूर जाना। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जरूर जाना। आपका अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। आपका अगर कोई फीडबैक भी है तो आप बता देना आप कमेंट बॉक्स में। आपका अगर कोई आंसर जो मैंने पूछा है उसका आंसर देना चाहते हैं और मैं कहूँगा आप दीजिए, आप यहाँ पे कमेंट के साथ में जुड़िए हमारे साथ में, और यहाँ पे उनका आंसर भी देंगे हम कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, और इसी टाइम पे 12:30 बजे आपको रोजाना हम मिलते रहेंगे। सोमवार से शनिवार तक ये क्लास होती है। तो आप मेरे साथ में जीके और जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 12:30 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ में जीके और जीएस को कंसेप्ट और थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप बाईएससी ऐप से चाणक्य 2.0 को खरीद सकते हैं। तो डाउनलोड करिएगा बाईएससी ऐप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।